रिकॉर्डिंग तो मेरे को बता देना, मैं स्टार्ट मैंने कर कर दूंगा दी अपनी तरफ से। रिकॉर्डिंग, स्टार्ट कर दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आदित्य सिंह। तो मेरा इस कंपनी में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल है। तो बेसिकली आप लोग जो भी डेवलपमेंट करते हो, जो भी आप लोग कोड लिखते हो, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो जो हमारा अभी करंट फ्रेमवर्क है वो डेवऑप्स का है। डेवलपमेंट होता है, फिर ऑपरेशंस होते हैं, और बाकी सारी टीमें सेल्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह, लिंक्डइन वगैरह मैनेज करना आउट ऑफ द डेवलपमेंट एरिया, वो चीज़ चलता है पैरेलली। तो सर का स्कोप क्या है, उन्होंने मेरे को क्यों लिया था कंपनी में, और रमित जो कि सीईसओ हैं इस कंपनी के, उनके अंडर में मैं काम करता हूँ। तो उनका स्कोप ये है कि हम डेवऑप्स से शिफ्ट होके डेवसेकऑप्स की तरफ जाएं। तो हम डेवलपमेंट और सिक्योरिटी और ऑपरेशंस तीनों साथ में करते रहें। तो इसके लिए मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा आपको, कि जैसे कि आप लोग डेवलपर हो, तो आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो। तो मैं अगर एग्जांपल ले लें हम, कि हम जैसे एक घर डेवलप कर रहे हैं, एक घर को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो हमने घर बना लिया, बट हमने उसकी छत मजबूत नहीं रखी, या खिड़की नहीं बनाई, और बाद में चल के हमने किसी को दे दिया वो घर रहने के लिए। वो रह रहा है, बाद में बारिश आती है तो वो कोलैप्स होता है, पानी अंदर टपकता है, तो उसे इशू होगा, फिर वो आपको बिल्डर को कॉल करेगा। फिर आप जाके उसे पैच करोगे। फिर आंधी आती है, खिड़की टूट जाती है, फिर वो आपको कॉल करेगा, फिर आप जाके पैच करोगे। तो ये डिफिकल्ट होगा बहुत आपके लिए भी, और उसके लिए भी बहुत ही अनोइंग होगा जिसको आपने दिया है। तो इस एनालॉजी को मैं इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, कि जैसे कि आप हम भी कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और हम अपना प्रोडक्ट किसी को सेल ही करेंगे। इन दिस केस वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट टू द लॉ जाइंट्स लाइक ऑड्रा टीम एंड स्टीफन सर, उन लोग को। अब अगर वो बाद में यूज करते हैं, उसमें कोई भी गलती होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें भी अनोइंग लगेगा, और हमारी रेपुटेशन पे भी सवाल उठेंगे। तो रेदर देन कि हम बाद में, जो हमारे लिए कॉस्टली भी होगा, मुश्किल भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा, करने के बजाय सिक्योरिटी को डेवलपमेंट के साथ साथ करते रहें। तो हम डेवलपमेंट और सिक्योरिटी साथ साथ करते रहेंगे, जैसे कि आजकल डेवलपमेंट और टेस्टिंग भी साथ साथ होती है, तो इसीलिए कि आगे चल के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा फ्लो रहेगा इस सेशन में, कि मैं आपको पहले तो ओएप्स ओएप्स होता है, ओपनवेयर एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जो कि हर 3 साल में दुनिया की सबसे 10 हाई वर्नेबिलिटीज रिलीज करता है। और कि वो बताता है कि ये आपके वेब एप्लीकेशंस के लिए ये इस साल की सबसे ज्यादा 10 वर्नेबल एरियाज हैं, जिन्हें आप फिक्स करो, पैच करो सबसे पहले, एज सुन एज पॉसिबल। इफ यू कैन डू इट, प्लीज डू। नहीं तो बाद में चल के बहुत दिक्कत होगी। तो मैं आपको उस ओएप्स के बारे में बताऊंगा, उन 10 वर्नेबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। साथ साथ में वो ज्यादा थ्योरेटिकल ना हो जाए, वो मैं पीपीटी से बताऊंगा आपको। तो इसके लिए मैंने ट्राई हैकमी पे एक दो रूम सिलेक्ट किए हैं, जिसमें मैं एक दो प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। तो बेसिकली हम उसमें अटैक टाइप के सिमुलेशन करेंगे, जो कि बहुत ही नॉर्मल होंगे, कि कैसे एक अटैकर एक्सप्लॉइट करता है अगर कोई भी वर्नेबिलिटी हमारे वेबसाइट में रह जाती है। तो और तीसरा बात ये रहेगी कि हमारा ये वीकली सेशन जो है, ये हर वीक में होगा एक बार, या तो 2 वीक में एक बार होगा। इसके लिए मैं आगे सर से बात कर लूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए। बहुत ही नॉर्मल सा सिक्योरिटी सेशन है, कोई इसमें बेसिक कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई चिंता लेने वाली बात है, या कोई टेंशन की बात है। आराम से रैप अप हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी तो। हाँ, तो कोई बता सकता है स्क्रीन अगर विजिबल है तो। हेलो। अभी तक तो नहीं ब्लैंक दिख रहा। वाइट स्क्रीन है हाँ, देखते हैं। और हो गया, विजिबल नहीं विजिबल। है अभी। अब हो गया। अब है। विजिबल नहीं है अभी। अब हो गई अभी होगी। नहीं है। हो गई। हो गई। ओके ओके, हो वो गई अब नेटवर्क तो। की इशू होगा थोड़ा सा। कम। लैपटॉप मेरा पुराना है तो लैग भी करता है, इस वजह से। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ओएप्स का मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में एप्लीकेशंस के लिए टॉप 10 वर्नेबिलिटीज को रिलीज करती है। अब इन्होंने नॉट ओनली एप्लीकेशंस बट एपीआई और अदर चीजों के लिए भी वर्नेबिलिटीज लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दी हैं। तो इनका पर्पस क्या है, कि डेवलपर्स सिक्योर एप्लीकेशंस कैसे बनाएं।
डेवलपमेंट के साथ-साथ और इनके कुछ की कंट्रीब्यूशंस हैं। ज पहला ओएप्स टॉप 10 की लिस्ट, दूसरा ओएप्स जैब इनका एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है, जो कि मैं और उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं और रमित भैया क्योंकि हम सिक्योरिटी में हैं, तो हम उसको देखेंगे। और ये ओएप्स, एएसबीएस ये क्या है कि वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करने होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के अटैक होते हैं लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और अब तो एआई आ गया है और हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो अब तो प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब तो उसे भी हमें स्कैन करने की ज़रूरत है। और ओएप्स को यूज़ कौन करता है? आप लोग जैसे डेवलपर्स इसको यूज़ करते हो, मेरे जैसे फॉर एंटरप्राइजेस में यूज होते हैं। की फीचर क्या है कि ओपन सोर्स है, आप भी जाके इसकी मैंने अपने टीम्स पे ओएप्स की टॉप 10 लिस्ट ऑलरेडी अपलोड भी की है, मैंने एक दिन सेंड की थी, आप लोग उसे देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको? आदित्य वही वाली स्क्रीन है अभी। हाँ, मैं चेंज कर रहा हूँ। अब चेंज हुआ? ये टीम्स पे वेटिंग करने के टाइम पे थोड़ा सा लैग करता है। अब चेंज हुआ? सेम। तो जो इसकी सबसे अब हेलो, अब तो चेंज हो गई आई थिंक। स्लाइड शो पे मत जाओ, ऐसे ही दिखा, उसका साइज अच्छा बढ़ा ठीक के। है, ओके। स्लाइड ठीक शो है, साइज बढ़ा बदल के। नहीं रहा। हाँ, वो प्रॉब्लम आ रही है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा। तो जो इसकी सबसे पहली वल्नरेबिलिटीज है वो है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो ये इसका मतलब ये है कि यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको किसी चीज़ का एक्सेस है, मान लो कि आप डेवलपमेंट हो तो आपको डेवलपमेंट का एक्सेस है, किसी को सेल्स के फाइल्स का एक्सेस है, किसी को एचआर के फाइल का, किसी को फाइनेंस के फाइल का, तो उसे किसी दूसरे हाई प्रिविलेज टॉपिक या किसी दूसरे बंदे का एक्सेस नहीं होना चाहिए। और यदि उसके पास एक्सेस आ जाए तो जैसे कि वनरेबल कोड में आप देख सकते हो कि अगर कोई एडमिन पैनल का एक्सेस अगर डायरेक्ट यूआरएल में टाइप कर दे, पोस्ट कर दे और उसे अगर सर्वर के साइड से एडमिन पैनल का एक्सेस मिल जाए तो ये बहुत ही वनरेबल है, ये बहुत ही खराब है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक चेक डाल सकते हो कि वो उसका रोल चेक करेगा। आप आरबीएससी इंप्लीमेंट कर सकते हो, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अगर वो एडमिन है तब तो ठीक है, उसको एडमिन पैनल का एक्सेस दो, उसे एडमिन दिखाओ। अगर वो एडमिन नहीं है तो सेंड स्टेटस इस केस में 403 है। तो 403 क्या होता है कि यू आर ब्लॉक, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक तो जाएगी बट सर्वर उसे ब्लॉक कर देगा, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये सबसे पहला जो है वल्नरेबिलिटी है। तो इसको फिक्स करने के लिए वही चीज है कि आप आरबीएससी को इम्प्लीमेंट करो और डिफॉल्ट ऑथराइजेशंस लॉजिक को आप ना रखो, मतलब आप उसमें कुछ चेंजेस करो। अब अगर हम आगे बढ़ें और थर्ड पे जाएं, थर्ड स्लाइड पे, तो जो दूसरा दूसरा हमारा फेल्योर होता है वो है क्रिप्टोग्राफिक फेल्योर। तो इसके लिए सबसे पहले कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है? तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने को क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। मतलब आपका नाम यदि जैसे कुछ भी एक्स वाई जेड है, उसको मैं चेंज करके $1 2 3 4 कर दूं, ताकि जो भी डेटा, क्या होता है डेटा दो चीज में होता है, डेटा एक रेस्ट में होता है, एक ट्रांजिट में होता है। तो हमें डेटा को रेस्ट में भी साइफर करने की जरूरत है और ट्रांजिट में भी साइफर करने की जरूरत है। बेसिकली इट्स इनक्रिप्शन, लाइक व्हाट्सएप में एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है आजकल, हमेशा से होता था, तो वही वाली है कि अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड को जैसे सेव कर रहा हूँ किसी वेरिएबल में, कॉन्स्ट नाम के मैंने वेरिएबल बनाया है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं MD5, ये क्या है, ये पुराना हैशिंग एल्गोरिदम था जो कि अब बहुत ही एक्सप्लॉइटेबल है, जिसमें बहुत ही वीकनेस है, वो ये यूज कर रहा है यहाँ पे। तो आप लोग कभी भी MD5 मत यूज करना, रेदर देन आप नया इंक्रिप्शन बाइक्रिप्ट या AES या SHA एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम यूज करना।
तो ये सिक्योर कोड है और यहाँ साइड में साइड वनरेबल कोड है। तो आप देख सकते हो कि आप डेवलपमेंट के साइड आपको कैसे जाना है। तो इसके फिक्सेस क्या हैं कि वही कि हम एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को यूज करें और हम टीएलएस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करें। और अब चलते हैं हमारे तीसरे। तो तीसरा है हमारा इंजेक्शन। तो इंजेक्शन बेसिकली दो तीन टाइप का होता है। एक तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो कि सबसे पहले होता था, फिर ओएस कमांड इंजेक्शन, और इस स्लाइड में नहीं लिखा है बट अब एआई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन भी हो रहा है। तो जैसे कि नॉर्मल वनरेबल कोड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्वेरी इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम जो आप टाइप करोगे। तो आप इस केस में यूजर क्या कर सकता है कि आपकी वेबसाइट में जहां भी इनपुट वैलिडेशन इनपुट फील्ड्स है, जैसे कि सर्च का फील्ड इनपुट फील्ड होता है, वो उसमें नॉर्मल सर्च की जगह अगर एक एसक्यूएल क्वेरी को इंजेक्ट कर दे या कोई कोड इंजेक्ट कर दे जो आपके सर्वर में आके रन हो जाए और फिर वो उसको डेटा उसको शेयर कर दे, तो ये चीज हमारे लिए तो बहुत एकदम अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी प्राइवेसी और ऑथेंटिसिटी को ये चैलेंज करता है। तो हम सिक्योर में क्या कर सकते हैं कि हम क्वेरी को पैरामीटराइज कर सकते हैं, हम इनपुट वैलिडेशन लगा सकते हैं और हम प्रिपेयर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो रेदर देन कि डायरेक्ट हार्ड कोडेड यूजर नेम देके हम क्वेरी से यूजर नेम उठा लेंगे, ताकि क्योंकि अगर ये यूजर ने रजिस्टर किया होगा हमारी वेबसाइट पे तो उसका डेटा हमारे डेटाबेस में भी होगा। तो हम वहां से चेक करेंगे, यदि है तो उसे दिखाएंगे, नहीं है तो उस क्वेरी को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये इंजेक्शन हमारा दूसरा वल्नरेबिलिटी था। तीसरा है इनसिक्योर डिजाइन। मान लो कि हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन उसमें बना हम सिक्योरिटी का यूज ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम डेवऑप्स मॉडल यूज कर रहे हैं, तो हमारे डिजाइन में ही फ्लॉ है। हम अगर डेप्सएकऑप्स नहीं यूज करेंगे तो हम हमें सिक्योरिटी का जब हमने कुछ चीज चेक्स लगाई नहीं, वैलिडेशंस लगाई नहीं, फील्ड्स लगाई नहीं और कोई भी पैरामीटर अपना सिक्योर किया ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के अटैक होगा। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमें अभी से उसको सिक्योर करना होगा। तो यहाँ पे आप वनरेबल कोड देख सकते हो कि इसमें क्या है कि रेट लिमिटिंग नहीं लगाई। यहाँ पे एक बंदा क्या है, वो मनी सेंड कर रहा है और उसमें कोई रेट लिमिट नहीं लगा हुआ, तो कितनी बार भी मनी सेंड कर सकता है। बट अगर अटैकर है यही और वो बार बार पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करे तो डीडॉस अटैक हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, और आपका सर्वर बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या कर दो, आप रेट लिमिट लगा दो कि 1 घंटे में वो 5 बार जो है रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। 5 बार से ज्यादा कर रहा है तो मतलब कि या तो वो अटैकर है जो कि कुछ अटैक करने का ट्राई कर रहा है, या तो बॉट या टेलनेट्स की वजह से वो डीडॉस अटैक कर रहा है। तो आप इसको फिक्स कर सकते हो ऐसे। फिर हम अपने फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ जो वर्नेबिलिटी है वो है सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कई कई बार हो जाती है। जैसे कि आप लोग अगर टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग करते टाइम पे कोई टेस्टर है वो लॉगिन पेज का टेस्टिंग कर रहा है, तो क्या होता है कि बार बार उसे ओटीपी डालना पड़ेगा, लेकिन उससे इरिटेट होके उसने अभी वो ओटीपी वाले सेक्शन को डिसेबल कर दिया ताकि मैं टेस्ट अच्छे से कर लूं, बाद में मैं उसको इनेबल कर दूंगा, लेकिन वो भूल गया और वो चीज हमारे डिप्लॉयमेंट में चली गई और प्रोडक्शन में आ गई। तो फिर ये एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन रहेगा जिसको हमें पहले ही सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे देखो वो पब्लिक साइट का और ईएनवी वेरिएबल्स में उसने डाला हुआ है डेवलपमेंट को, लेकिन फाइल्स जो है वो इग्नोर हो गई और वो वहां से प्रोडक्शन में चली गई। लेकिन उसे पहले ही उसे फिक्स करना था, वापस से ओटीपी फंक्शन को इनेबल करना था और फिर उसे प्रोडक्शन में पीआर मर्ज करनी चाहिए थी। तो इसके लिए ये फिक्सेस हैं। फिर आगे चलते हैं। तो आउटडेटेड कंपोनेंट्स ये सबसे ज्यादा होता है। इसको मैं 2-3 दिन से अपना कोड बेस स्कैन कर रहा हूँ, तो मेरे को सबसे ज्यादा जो वर्नेबिलिटीज हमारे इजी पटिशन में मिलती है वो आउटडेटेड कंपोनेंट्स की मिलती है। हर दिन मैं एक कंपोनेंट को अपडेट करता हूँ। जैसे कि एक्सप्रेस का यहाँ पे वर्जन 4.17.1 यूज हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो पुराना है तो एक्सप्रेस ने अपडेट क्यों किया होगा उस वर्जन को, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्योंकि कोई सिक्योरिटी लैप्स होंगे, किसी अटैकर ने पहले उसे एक्सप्लॉइट किया होगा, तो एक्सप्रेस वालों को पता चला होगा तो उन्होंने अपने वर्जन को अपडेट किया होगा वो सिक्योरिटी पैच डाल के। तो अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें भी वो नया एक्सप्रेस का वर्जन ही यूज करना चाहिए जो कि 4.18.2 है इस एग्जांपल में। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ये टूल्स हैं डिफरेंट, स्निक वगैरह, डिपेंड बॉट, ये तो मैं देख लेंगे सिक्योरिटी वाले लोग, बट आप हमेशा ये चेक करना कि आप जो भी
वर्जन यूज कर रहे हो, वो सबसे नया हो, जो भी फर्मवेयर यूज कर रहे हो या जो भी एपीआई यूज कर रहे हो एंड पॉइंट, वो सबसे लेटेस्ट हो, सबसे नया हो, क्योंकि वही सबसे पैच्ड होता है। फिर आगे हम चलते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेल्योर होता है। तो इसमें क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, हम अपने चीजों को इजी बनाने के लिए, कई बार क्या होता है कि हमने किसी वेबसाइट पे लॉगिन कर ली, तो अगली बार वो हमसे यूजर नेम या पासवर्ड नहीं मांगता है, या यूजर नेम पासवर्ड मांगता भी है तो वो ऑटोमेटिकली सेव रहता है, हम जैसे क्लिक करते हैं वो लॉगिन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कुकीज में सेव हो रहा होता है। कुकीज क्या होती है? वो एक परमानेंट डेटा फाइल होती है, जो कि परमानेंट और बहुत ही फास्ट होती है। वो डेटा को सेव कर लेती है और बहुत ही फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि आपकी वेबसाइट का मेन फोकस क्या है, यूजर को इजिली एक्सेस देना कि अपनी सिक्योरिटी को ध्यान देना, क्योंकि दोनों चीजों को आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो आप या तो यूजर को फास्ट रिलायबल एक्सेस दो, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को अच्छा करो, तो उसके लिए आपको कहीं पे सिक्योरिटी से हाथ धोना पड़ेगा। और यदि आप ज्यादा सिक्योरिटी टाइट करोगे तो आप यूजर की एक्सेसिबिलिटी को खो दोगे। तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा एज अ डेवलपर कि आपके फ्यूचर अलाइनमेंट क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, उस हिसाब से आपको देख, जैसे कि सेकेंड पार्ट में इसने नॉट ओनली कि कुकीज से डायरेक्ट डेटा लिया, बट JWT सीक्रेट कीज लगा के चेक कर ली कि ये जो कुकीज से डेटा है ये हमारे ऑलरेडी स्टोर है कि नहीं। तो टोकन ने ट्रू जब रिप्लाई किया कि नहीं, ऑलरेडी क्या बोलते हैं ऐसा डेटा, ऐसा मेंबर है, तभी उसको जो है एक्सेस दिया हमने, नहीं तो नहीं दिया। तो इसमें फिक्सेस क्या लगा सकते हैं हम? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में तीन चीज होती है। पासवर्ड में होता है कि व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू नो। व्हाट यू नो में होता है पासवर्ड पिन, आप क्या क्या जानते हो। व्हाट यू आर में होगा आप क्या हो, बायोमेट्रिक हो, आप फिंगरप्रिंट हो, फेस स्कैन हो। एंड व्हाट यू हैव में आपका पासवर्ड जो आपको याद है, व्हाट यू नो। तो ये तीन चीजें हैं, इसको आपको देखना होगा कि आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। तो अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हो तो नॉट ओनली यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होगा, बट एक ओटीपी मांगेगा या सीक्रेट की मांगेगी या पिन मांगेगा। और आजकल तो आपका ये ऑथेंटिकेटर एप्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, तो लोग उन्हें भी यूज कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भी यूज करते होगे तो देखते होगे कि वो कितना एनोइंग है, कितना एक्सेसिबिलिटी और कितना आपको ईजनेस जो पहले थी अब वो नहीं रही। बट वही चीज है कि आपको देखनी पड़ेगी कि आप किस चीज को ज्यादा प्रीफर करोगे। फिर है कि सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेल्योर। तो इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी ये होती है कि डेटा जिस फॉर्मेट में सेव किया गया था और जो डेटा सेव किया गया था वो वही रहना चाहिए, वो बीच में कहीं पे अल्टर नहीं होना चाहिए। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, चार ऑपरेशन होते हैं, वो उसमें नहीं होना चाहिए। कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसे एक्सेस करके उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता है, तभी उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। तो जैसे कि वनरेबल कोड में इसमें दिखा रहा है कि डेटा जो है वो जेसन से सीधा पार्स हो रहा है और एग्जीक्यूट कमांड, तो लेकिन ये वनरेबल कोड है। और अगर आप उसमें इज वैलिड कमांड चेक करके इज वैलिड फंक्शन लिख दो नीचे, और जिसमें आप अपनी टेस्टिंग का फंक्शन लिख दो, फिर वो फंक्शन कॉल होगा, उससे वो चेक करेगा, उससे ट्रू होगा, उसके बाद ही वो डेटा रिटर्न करेगा। तो ये इसके फिक्सेस होंगे और ऐसे वनरेबिलिटीज फिक्स हो जाएगी। और अब हम अपने नौवे वनरेबिलिटीज पे आ गए हैं, जो कि ये सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेल्योर्स। तो क्या होता है कि कई बार हम कितनी भी कोशिश करें, अटैक तो हो ही जाता है, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अटैक होते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में, हम तो फिर भी स्टार्टअप है। लेकिन उस अटैक के बाद क्या? अब अटैक हो गया, जैसे आग लग गई, अब आग के बाद क्या? फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझाती है। तो वैसे ही सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनती है, जो कि उसके बाद उस अटैक को कैसे मिटिगेट करना है, उसे कैसे क्रूसिफाइड करना है, उसे कैसे खत्म करना है, उसे कैसे बढ़ने से रोकना है। तो उस चीज को देखने के लिए हम लॉगिंग और मॉनिटरिंग को, हमें ऑडिट एंड ट्रायल्स को ऑन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बंदा आपकी इजी पटिशन पे लॉगिन कर रहा है, लेकिन आप उसके लॉगिन का रिकॉर्ड नहीं रख रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन कौन किसने किसने ट्राई किया था। तो आप क्या करो कि आप सिक्योरिटी लॉगिंग ऑन करो। लॉगिंग इन द इस केस में लॉगिंग मतलब लॉगिन करना नहीं, लॉगिंग मतलब कि रिकॉर्ड्स रखना है। तो यहाँ पे सेकंड वाले कोड में आप देखो, तो अगर कोई भी बंदा लॉगिन रिक्वेस्ट करता है, उसका लॉगिन अटेम्प्ट होता है, तो आईपी, उसकी रिक्वेस्ट आईपी, तो जो उसकी आईपी है वो हम सेव कर लेते हैं। तो फ्यूचर में यदि कभी भी अटैक होता है, तो जब हम उसको
ट्रैक कर रहे होंगे तो हमें सब सारे बंदों की आईपी होगी और हम उस आईपी से जान लेंगे कि अच्छा इसके टाइम पे इस दिन अटैक के टाइम पे ये लोगों ने इस आईपी से लॉगिन किया था, तो मेनली कल्प्रिट कोई इन्हीं में से होगा जिसने अटैक किया होगा। तो ये इसका फिक्स कोड है। और लास्ट पे हम आ गए अपने, जो कि ये सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये क्या होता है कि सर्वर कई बार सही चीजों से अलाइनमेंट नहीं होता है उनका, तो वो गलत चीजों का एक्सेस भी आपको दे देते हैं जिनका एक्सेस आपको है नहीं। तो इसमें जैसे कि आपने कोई एक यूआरएल जो है दे के सर्वर से एक्सेस मांगा, उसमें मान लो कि थी आईडी इक्वल टू 3 थी उस बंदे की, तो उसने उसका उसको एक्सेस दिया, लेकिन उसको मन में आया कि मैं चेंज करके देखता हूँ, तो उसने आईडी इक्वल टू 4 कर दी, तो उसे दूसरे बंदे का भी एक्सेस मिल गया। तो क्यों हुआ? क्योंकि सर्वर के साइड से उसका क्या बोलते हैं सिंक नहीं था, पूरी सिक्योरिटी अपडेट नहीं थी। तो इसमें क्या कर सकते हो आप कि वही, अगर पहले ही चेक कर लो कि यूआरएल का होस्ट नेम यदि trusted.com में एक एग्जांपल साइट है कि जहां भी आपके ट्रस्टेड सारे यूजर्स स्टोर होंगे उनसे मैच करता है, तभी आप उसको यूआरएल का एक्सेस दो, मतलब वेबसाइट दिखाओ। नहीं तो आप उसको रिटर्न स्टेटस 403, तो वही है कि रिक्वेस्ट जाएगी लेकिन डेटा अनएक्सेसिबल रहेगा। तो ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन ओएप्स के बारे में, ओएप्स की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज के बारे में। अब हम एक दो प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं, जैसे कि ये ट्राई की वेबसाइट पे मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो एक सेकेंड में इसको डाउनलोड मिनिमाइज। तो आप देखो जैसे यहाँ पे ये वही है, आपका ये ओएप्स टॉप 10 के बारे में बताया हुआ है। तो ये IEEE के बारे में बताया कि आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये देखो जैसे कि ये साइट है इधर, आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको यूआरएल दिख रहा है किसी को? ये https बैंक THM अकाउंट ID इक्वल टू 5 लिखा है। हेलो। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो जैसे कि मैं था, अब मेरी आईडी इक्वल टू 5 है, मेरी आईडी 5 है, उस बंदे ये मैं डेविड विल्सन हूँ, मैं अपना अकाउंट नंबर चेक कर रहा हूँ, अकाउंट बैलेंस चेक कर रहा हूँ। बट यदि आपने वही, अगर वर्नेबिलिटीज आपके कोड में हैं और अटैकर मान लो कि इसको रैंडमली चेंज कुछ किया, भी। हाँ, उसने आईडी इक्वल टू 6 कर दी और फिर एंटर किया, तो देखो जेसिका मार्टिनेज की आईडी मुझे दिख रही है, अब उसका अकाउंट नंबर उसका अकाउंट बैलेंस दिख रहा है मुझे। ठीक है, आईडी इक्वल टू 7 कर दिया मैंने, तो ये देखो ये मेरे को THM, मतलब ये बंदा तो मिलीनियर है। ये इस केस में ही हमारा ये फ्लैग था कि हमें ढूंढना था कि कौन बंदा मिलीनियर है। तो आईडी इक्वल टू 8 कर दिया, तो देखो रॉबर्ट टेलर की आईडी दिख रही है, आईडी इक्वल टू 1 कर दिया, तो जॉन स्मिथ की आईडी दिख रही है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने डेवलपमेंट में इस चीज को ध्यान नहीं किया, एक क्वेरी सैनिटाइज नहीं की, पैरामीटराइज नहीं की, हमने चेक्स नहीं लगाए, सिक्योरिटी नहीं इंटीग्रेट की, इस वजह से ये दिक्कत आई और ये चीज हमें दिखी। तो ये तो थी IEEE की आइडेंटिटी 1, जो कि थी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो इस केस में ये इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, मतलब किसी और के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है जो कि इनसिक्योर है, जो कि नहीं देना चाहिए। फिर दूसरी हम अटैक साइड पे चलें, तो ये देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्रिविलेज लीस्ट प्रिविलेज होना चाहिए। हमको अपने वेबसाइट्स में, अपने डेवलपिंग प्रैक्टिस में POLP मतलब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज अप्लाई करना चाहिए, कम से कम प्रिविलेज देना चाहिए लोगों को। तो जैसे कि अब ये यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ मांग रहा है, ठीक है। अब कोई अटैकर है वो ट्राई करे कि अच्छा ठीक है मैं रजिस्टर करता हूँ। अब उसे ये पता है कि जो एडमिन है उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड एडमिन नाम से बनाया होगा और उसका पासवर्ड एडमिन होगा, ऐसे उसने रैंडमली वो गैस कर रहा है, तो वो ट्राई कर रहा है। तो उसने ये यहाँ इस केस में डाला कि एडमिन, ये डाल दिया और पासवर्ड में डाल दिया एडमिन, और फिर कंफर्म पासवर्ड में डाल दिया एडमिन, और उसने आपको इस नाम से रजिस्टर कर लिया वेबसाइट पे, ठीक है। अब लॉगिन पेज आ गया रजिस्टर करने के बाद। तो अब उसने क्या किया, एंटर यूजर, यहाँ पे जैसे ये जो चीज दिखा रही है ये बता रही थी, ये कुकीज की वजह से ही होता है और ये सेव पासवर्ड्स होते हैं ये उनकी मदद से होता है। तो अब उसने डाला एडमिन और पासवर्ड एडमिन और लॉगिन कर दिया, लॉगिन बटन। तो अभी तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स बता रहा है, तो वो मैं चेक करता हूँ, फिर से मैं रजिस्टर करता हूँ। ऐसे वो 2-3 बार ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई करेगा। एडमिन, रजिस्टर, एंटर यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन, लॉगिन। ये देखो एडमिन का डैशबोर्ड मिल गया उसे। तो ये भी इसी वजह से हुआ क्योंकि वर्नेबिलिटीज थी हमारे वेबसाइट में। तो अब उसे एडमिन का एक्सेस पैनल मिल गया, एडमिन का डैशबोर्ड मिल गया, वो एडमिन का अकाउंट बैलेंस उसने देख लिया वगैरह। ये तो एक सिमुलेटेड साइट है, बट रियल वर्ल्ड में तो उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत सारी प्राइवेसी प्राइवेसी ब्रीच का बहुत सबसे बड़ा खतरा है। फिर
हम चलते हैं अपने तीसरे IEEE 3 पे। तो IEEE 3 क्या है? IEEE 3 है लॉगिन एंड अलर्टिंग फेलियर्स। वही जो मैंने बोला था कि अगर लॉगिंग नहीं होने तो, जैसे इस केस में तो SIM क्या होता है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट का डैशबोर्ड है। तो ये बेसिकली सॉक वाले बंदे जो होते हैं कंपनी में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, वो लोग देखते हैं। तो इस केस में तो लॉग और ट्रायल्स ऑन है। तो यहाँ पे देख देख सकते हैं कि किस किसने लॉग इन की थी, कौन सा रिक्वेस्ट किया था, किसने गेट का किया था, किसने पोस्ट का किया था वगैरह। तो इसमें देखो एक अटैकर था, अगर नीचे अगर ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से देखो, स्टार्ट करो देखना। तो यूजर उसने ट्राई किया एडमिन और पासवर्ड डाला admin123, तो क्या हुआ, अनऑथराइज लिखा हुआ, एक्सेस नहीं हुआ। फिर उसने यूजर नेम ट्राई किया एडमिन, पासवर्ड को पासवर्ड डाला, फिर अनऑथराइज हुआ। ऐसे उसने 3 4 5 बार ट्राई किया। फिर उसने ट्राई किया यूजर एडमिन और पासवर्ड डाला, पासवर्ड 123, तो क्या हो गया, 200 ओके, उसको एक्सेस मिल गया। फिर उसके बाद क्या किया, ये तो पोस्ट रिक्वेस्ट थी। उसके बाद जब एक्सेस उसको मिल गया तो उसने गेट रिक्वेस्ट मारी, और गेट में क्या लिखा है, सुपर सीक्रेट एडमिन स्टफ, मतलब कि मतलब बेसिकली एडमिन स्टफ मतलब एडमिन के जितनी भी डेटा थी, प्राइवेशियल इंफॉर्मेशन थी और ऑथेंटिकेट डेटा थी, उसको सबको उसने चुरा लिया गेट रिक्वेस्ट करके। तो एज इस केस में हम क्यों ढूंढ पाए, क्योंकि हमारा ऑडिट ट्रेल्स एंड लॉग्स ऑन था, तो हम ऐसे देख पा रहे थे कि कब क्या क्या कौन बंदा क्या कर रहा है। तो हमें इसको ऑन रखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें थी। और बाकी अगर नेक्स्ट सेक्शन में हम चलें तो बेसिकली, हाँ तो अब कोई नहीं, अब ये बात ये थी कि हम जैसे, ये तो अभी ऊपर ऊपर से ओएप्स टॉप 10 की जो ये थी वल्नरेबिलिटी थी, जो कि ओएप्स 3 साल में हर साल रिलीज करता है, ये हमने देखी। अब ये है कि हमने जान तो ली, लेकिन हम इसको अपने कोडिंग में इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सेफ प्रैक्टिसेस कैसे लाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स थे। आपने अगर स्लाइड पे ध्यान दिया होगा तो जैसे ओएप्स जैप करके या स्नीक करके, तो मैं आपको एक टूल के बारे में बताना चाहूंगा जो कि है स्नीक। तो इसका बहुत ही सिंपल डेमो है। आप आज से ही चाहे कल से ही इसको अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो भी आप यूज कर रहे हो, VS कोड वगैरह, इंटेलिजे आइडिया, पाइचार्म, एंटी ग्रेविटी, कर्सर, क्लाउडी, जो भी यूज कर रहे हो उसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आप सिंपल सा, ये आपका एडिटर है, आपका ये आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पे आप एक्सटेंशन पे जाओ। एक्सटेंशन पे आप स्नीक सिक्योरिटी, मेरे में तो देखो पहले से है, स्नेक सिक्योरिटी पे आप लोग इसको टाइप करो। और जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लो। मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर क्या होगा, जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे एक आइकन बन जाएगा ऐसा इसका, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो रन का ऑप्शन देगा। तो स्नीक क्या करेगा, स्नीक आपके कोड बेस को, आपको एक बार ऑथराइजेशन देनी पड़ेगी। अपनी ऑथराइजेशन जब दे दोगे उसके बाद जब आप रन पे क्लिक करोगे तो ये आपको आपके कोड बेस को स्कैन करेगा पूरा, 0 से लेके 100% तक। और जो भी फिक्स या नोन इश्यूज हैं उनको फाइंड करेगा, वर्नेबिलिटीज को फाइंड करेगा, और आपको बताएगा कि आप कैसे इसको पैच कर सकते हो। तो अगर राइट हैंड साइड पे आप देखो, ये इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है। और अभी तो ये 4x6 4 चीजें स्कैन की, जिसमें अभी इसे 0 इशू फाउंड हुआ। अभी जब ये पूरा स्कैन कर लेता है तब ये यहाँ पे कोड सिक्योरिटी, ओपन सोर्स सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन इशू जो भी होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो देखते हैं कि ये क्या बताता है। ये अभी कल का लेटेस्ट पुल है, ये अपनी हमारी वेबसाइट का ही सोर्स कोड है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या टाइम ले रहा है। मे बी वही प्रॉब्लम होगी मेरे लैग करने की वजह से ऐसे, या नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको ऐसे स्कैन कर लोगे ना, फिर यहाँ पे इस साइड पे सारी जो वर्नेबिलिटीज हैं वो लिस्टेड हो जाएंगी कि आपके कौन से कोड सेक्शन में, कौन से फाइल में क्या वर्नेबिलिटीज हैं। तो मैंने ऑलरेडी स्कैन किया हुआ था, शायद इस वजह से दोबारा ना दिखा रहा हो। तो जब ये स्कैन कर लेगा तो साइड में ऐसा ये पैनल खुल जाएगा, अगर आप राइट साइड में देखो तो ये बता रहा है कि पाथ ट्रेवर्सल का पोजीशन लाइन 633, मतलब लाइन 33, यहाँ देखो लाइन 33, इसमें रिटर्न अवेट fs डॉट रीड फाइल, इसमें पाथ ट्रेवर्सल की वर्नेबिलिटी है। तो इसका ये बता रहा है कि फिक्स करने का तरीका भी बता रहा है, एक एग्जांपल दे रहा है कि ये वर्नेबिलिटी है आपकी और इसको आप ऐसे फिक्स कर सकते हो। फिर मैं एग्जांपल 2 करूं तो एग्जांपल 2 में भी बताएगा कि दिस टाइप ऑफ वर्नेबिलिटीज वाज फिक्स्ड इन 204 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो ऐसी वर्नेबिलिटीज को 204 ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में फिक्स किया गया था। तो आप इस कोड को चेंज करके ऐसे कर दो।
तो जरूरी नहीं कि एकदम यही कोड लिख दोगे तो वो सही हो जाएगा, फिर वो उसको आपको देखना पड़ेगा इंटीग्रेट करके, फिर रन करके कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो जैसे 3 इश्यूज यहाँ पे आ गया रन करके। तो पैकेज डॉट जेसन फाइल में हमारे 3 इशू हैं, फिर इस पे मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल खुल जाएगी, क्विल 3 प्रोटोटाइप 3 वगैरह। और ऐसे करके और फिर आप अपना कोड किसे भी देके, एआई को देके या खुद से समझ के और उसे पैच कर सकते हो। तो आप स्निक का यूज कर सकते हो। फिर एक ओएप्स जैप करके प्लेटफॉर्म है, वो तो बेसिकली वर्नेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए होता है, उसमें रिकमेंडेशन नहीं आती है, या उसमें ये नहीं आता है कि आप कैसे पैच कर सकते हो। तो उसे तो क्या बोलते हैं, अमित देखते हैं, वो उसे फिर करते हैं पैच बाद में करके। तो यही था आज के लिए, इतना ही था। और मे बी शायद आपको कुछ लर्निंग हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। मेरा ये पहला सेशन था, तो अगर कोई भी मेरे से गलती हुई हो या कोई चीज़ समझाने में मेरे से लैप्स रह गया हो या मैं अच्छे से समझा ना पाया हूँ, तो मैं दोबारा से कोशिश करूँगा और अगली बार मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ रिव्यू देना चाहो तो आप लोग दे सकते हो। हेलो। थैंक यू गाइस। तो आप लोगों को स्नेक इंटीग्रेट करने में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो आप लोग मेरे को पर्सनल डीएम कर देना। और जो भी प्रॉब्लम होगी कि आपको उसको एक्सेस अपने कंपनी के मेल से देना है कि अपने प्राइवेट मेल से देना है, जो भी चीज़ें होंगी, ऑथराइजेशन कैसे होगा, स्नेक को सीएलआई में आपको लाना है, कमांड लाइन इनपुट में लाना है कि आपको एक्सटेंशन उसकी डाउनलोड करनी है, सब चीज़ में एक फाइल बना के। और आज की जितनी ये पीपीटी थी और जो एप्स टॉप 10 लिस्ट है, उन सबका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अभी टीम्स पे शेयर्ड सेक्शन में, और उसका लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके चेक कर लेना। और कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे को डीएम कर देना, और सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी आपको इशू आएगा तो मेरे को आप बता देना। तो रमित और मैं मिलकर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फ्रॉम माय साइड। और आई होप कि कुछ लर्निंग में दे पाए आप लोगों को। मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी तो अभी जस्ट मुझे 1 महीना हुआ ज्वाइन किए कंपनी को। ये मेरे लिए भी लर्निंग है, मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं आप जैसे लोगों के साथ इस से जुड़ा इस कंपनी से, और मैं अपनी लर्निंग और एक्सप्लोरेशन जर्नी में ये मेरा अगला कदम। तो थैंक यू गाइस, गुड इवनिंग, आप लोग जा सकते हो। हर्षित आप रुकना थोड़ा सा। थैंक यू आदित्य। वेलकम वेलकम निखिल। थैंक यू थैंक आदित्य, यू। बहुत अच्छा इट्स समझाया इट्स भाई। माय थैंक यू। थैंक यू इट्स आदित्य, माय थैंक यू थैंक यू भाई। आदित्य। अच्छा था इट्स माय बहुत। प्लेजर गाइस। ओके। थैंक यू टू यू ऑल गाइस। हाँ हाँ हेलो हर्षित। आदित्य, हाँ हाँ मयूर। मुझे ना एक डाउट था। बेसिकली हमें ये हाँ स्नेक को यूज करके जो कोड में बग्स वगैरह, मतलब जो वल्नरेबिलिटी है, उसको रिजोल्व करना है या क्या करना क्या है अभी? हाँ हाँ, तो जैसे कि आप जिस भी फाइल पे काम कर रहे हो ना, आप पर्टिकुलर या तो किसी फॉर्म पे, या आप बैकएंड में होगे, तो आप जैसे ही वो उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, तो जब आप उसको पूरा स्कैन करोगे ना, तो वो हर एक फाइल में जितनी भी वर्नेबिलिटीज है वो उनको वहां पे लिस्ट कर देगा। और जब लिस्ट कर देगा तो आप उस पे ये चेक कर लेना कि वो कहीं आपकी वाली फाइल तो नहीं है जिसमें वर्नेबिलिटीज है, क्योंकि लिस्ट करेगा तो आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो आपको तो पता है कि आपकी कौन सी फाइल है। तो आप चेक कर लेना, यदि आपके फाइल में वर्नेबिलिटीज होती है तो उसका जो एक्सटेंशन वाला विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें वो आपको रिकमेंडेशन देगा कि इस वर्नेबिलिटी को आप ऐसे फिक्स कर लो। तो आप उसको वैसे फिक्स करने का ट्राई करना, कोशिश करना और फिक्स करना। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को टैग कर देना और मेरे को फाइल का एक्सेस दे देना, मैं उसको चेंज कर दूंगा, उसको फिक्स कर दूंगा सिक्योरिटी पर्पज से। तो हाँ, उसको फिक्स ही करना है आपको मेनली सिक्योरिटी के बेसिस पे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। और उसमें कोई भी दिक्कत आएगा स्निक को इंस्टॉल करने में या स्निक सीएलआई में, सिंपल सा है, एक्सटेंशन में जानी है और वहां से स्निक डाउनलोड कर लेना है, और फिर वो ऑटोमेटिक आपका एक बार ऑथराइजेशन लेगा और उसके बाद काम करना स्टार्ट कर देगा।
ओके। और मैं और भी सिक्योरिटी टूल्स के बारे में बताऊंगा बाद में। अब तो हर वीकली या 2 वीक में एक बार सेशन होगा, तो फिर हम अपने वेबसाइट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो सके उस कदम को आगे बढ़ाएंगे उस तरफ। ओके, ठीक थैंक है, ठीक है, कोई नहीं, इट्स माय प्लेजर मयूर। हर्षित, हेलो। हेलो हेलो हर्षित, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हर्षित यहाँ पे है नहीं अभी, दूसरे कॉल पे। अच्छा अच्छा, तो आप उनसे बोल दीजिएगा ना कि वो जो ये वीडियो रिकॉर्ड किए हैं तो उसको वो सेंड कर देंगे मेरे को पर्सनली, ठीक है? बस इतना ही बोलना था। ओके ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हैं, मैं भी जा रहा हूँ। बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस थैंक यू टाइम। आदित्य। थैंक यू टू यू, चिराग। Thank you. Very good session. इट्स माय